नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी, ईपीएफओ और एपीएफसी का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, अब वो लॉन्ग नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, लॉन्ग नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें दिया गया है कि आपको क्या क्या योग्यता है, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, नए बदलाव और कुछ ऐसी बातें और कुछ खास बातें जो इस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं, वो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पद है वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का निकाला, यूपीएससी ने निकाला। इस एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में कितने पद हैं? इसमें है ई और एओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के 156 पद, और एपीएफसी के अकाउंटेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के आपके 74 पद। ईपीएफओ एक ऐसा संगठन है, सबसे पहले मैं ईपीएफओ के बारे में कुछ बता देती हूँ। ईपीएफओ एक ऐसा संगठन है जिसमें पीएसयू और प्राइवेट दोनों सेक्टर के कर्मचारियों का भविष्य जुड़ा है। यह नियुक्त अफसरों को ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलती है, मतलब इंडिया में आपको कहीं पोस्टिंग मिल सकती है। ये नहीं है नौकरी सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे भारत की है। अब बात कर लेते हैं ई और एओ की। इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के इसमें 156 पद हैं। जनरल के आपके 78 पद, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, ओबीसी के 42 पद हैं, एससी के 23 पद हैं और एसटी के 12 पद हैं। पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण के आपके 9 पद हैं, जिसमें ब्लाइंड, लो विजन, डीफ, मेंटल इलनेस के लोग आते हैं। अब एपीएफसी की बात कर लेते हैं। एपीएफसी में आपके 74 पद हैं, जनरल के 32 पद, ईडब्ल्यूएस के 7, ओबीसी के 28 और एससी के 7 पद हैं। पीडब्ल्यूबीडी के आरक्षण के आपके 3 पद ही हैं। एपीएफसी के पद को कई राज्यों में ग्रेड ए पोस्ट माना जाता है। एपीएफसी का जो पद होता है वो आपका बड़ा होता है, कई राज्यों में ग्रेड ए पोस्ट माना जाता है। इसका सोशल रेपुटेशन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ग्रेवियंस हैंडलिंग और पब्लिक डीलिंग शामिल होती है। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एज ग्रुप क्या होना चाहिए। तो इन्होंने केवल ग्रेजुएशन मांगा है, इन्होंने और कुछ नहीं मांगा, केवल आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है अगर आप ग्रेजुएट हैं। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। एज ग्रुप आपका क्या होना चाहिए? तो जनरल के लिए 30 साल मैक्सिमम मांगा है, मिनिमम नहीं मांगा। जनरल के लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 33 साल, एससी एसटी के लिए 35 साल और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 साल इन्होंने मांगा है। अब बात कर लेते हैं एपीएफसी की। इसमें भी आपको के पास केवल ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, उसके अलावा अगर आप ये वांछनीय, मतलब ये अब आपके कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है कि अगर आपके पास कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा है। एज ग्रुप क्या है आपका? जनरल का है 35। एज ग्रुप क्या मांगा है? जनरल में आप मैक्सिमम 35 साल के हों, ओबीसी में 38 साल के हों, एससी में 40 साल के हों और पीडब्ल्यूबीडी में 45 साल के हों। अगर आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लेबर लॉ में कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भी है तो उसे डिसेबल मानते हुए चयन में लाभ हो सकता है। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको लाभ मिल सकता है अगर आपके पास कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लेबर लॉ में कोई शॉर्ट टर्म कोर्स आपने किया हुआ है। तो शॉर्ट लिस्टिंग में आपको लाभ मिल सकता है जब इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका सीआरटी होगा, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। ये आपका ईओ और एओ में भी और एपीएफसी दोनों में होगा। समय आपको 2 घंटे मिलेगा, या ये ईओ और एओ की बात कर रहे हैं। समय आपको 2 घंटे मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 1/3 मार्क की। कितनी? 1/3 मार्क की। जो सीआरटी होगा, जो आपका कंप्यूटर रिटन टेस्ट होगा, उसकी वेटेज ज़्यादा है। कितनी है? 75% उसकी वेटेज है और 25% आपकी इंटरव्यू की वेटेज है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है आपका? जनरल इंग्लिश, हिंदी हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर, एलिमेंट्री मैथ्स एंड रीजनिंग, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये आपके ईओ, एओ और एपीएफसी दोनों पोस्ट के लिए सिलेबस है। ईपीएफओ परीक्षा का सिलेबस है, ये पूरा ईपीएफओ का सिलेबस है। इसमें ईओ और एओ भी शामिल है और एपीएफसी भी शामिल है। वो यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, जेल और बैंकिंग एग्जाम से ओवरलैप करता है। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो ईपीएफओ में सिलेक्शन की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मत समझिए कि हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ईपीएफओ हमसे कैसे निकलेगा, क्योंकि सिलेबस एक सा ही रहता है। अब बात कर लेते हैं
कि जो पोस्ट है उसका नाम क्या है, सैलरी क्या है और प्रमोशन कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ई और एओ की। तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है। कौन से? ये ग्रुप बी की पोस्ट है। नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। मतलब नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। जो आपकी सैलरी होगी वो ये लेवल 8 की जॉब है। मतलब आपकी जो सैलरी होगी वो 47,600 से 47,600 से 1,51,100। कितनी? 1,51,100। 47,600 से 1,51,100 सैलरी होगी। ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी। प्लस आपको DA HRA TA भी मिलेगा। क्या मिलेगा? DA HRA TA भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। सबसे पहले ई और एओ पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको सीनियर एओ की पोस्ट मिलेगी, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। उसके बाद आपको RPFC सेकंड की पोस्ट मिलेगी। उसके बाद RPFC फर्स्ट की पोस्ट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं APFC की। तो ये APFC ग्रुप ए की पोस्ट है। ये भी आपकी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ये भी आपकी परमानेंट पोस्ट है। इनिशियल सैलरी क्या है? ये लेवल 10 की पोस्ट है। ये लेवल 10 की पोस्ट है। मतलब आपकी जो सैलरी होगी वो 56,100 से कितनी? 56,100 से जो आपकी सैलरी होगी वो होगी आपकी 1,77,500। 56,100 से 1,77,500 आपकी सैलरी होगी। प्लस आपको DA HRA और TA भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो वो आपको APFC पे पोस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका RPFC सेकंड पोस्ट आपकी आएगी। फिर RPFC 1 की पोस्ट पे आपको नियुक्त किया जाएगा। उसके अलावा ACC एडिशनल सेंट्रल की पोस्ट आपको मिलेगी। APFC को गैजेटेड ऑफिसर का दर्जा मिलता है। कौन सा? गैजेटेड ऑफिसर का दर्जा मिलता है। और इन्हें APFO की पॉलिसी ड्राफ्टिंग टीम में भी शामिल किया जा सकता है। जो पॉलिसी ड्राफ्टिंग टीम है उसमें शामिल किया जा सकता है। किनको? APFC को। यानी पॉलिसी लेवल डिसीजन मेकिंग का मौका। तो आपको पॉलिसी की क्या क्या होनी चाहिए उसका डिसीजन करने का भी आपको मौका मिल सकता है APFC की पोस्ट पे आके। अब बात कर लेते हैं कितनी फ़ीस है और कब से कब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं 18 अगस्त तक। जी, आज से ये फॉर्म खुलना शुरू हो गए हैं, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। 29 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हुए हैं और 18 अगस्त 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फ़ीस कितनी है? अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 25 रुपये है। और अगर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 50 रुपये फ़ीस है। SC ST PWBD वुमेन सबके लिए ये फॉर्म फ्री है। सबसे पहले आपको OTR करना है, आपको पता ही है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा केंद्र की और सीट की। तो 78 परीक्षा केंद्र होंगे। कितने होंगे? 78 परीक्षा केंद्र होंगे। जैसे आगरा, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, ये आपके परीक्षा केंद्र होंगे। आप अप्लाई कर दीजिए ताकि आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको फिर ज़िला मिलने में कोई अपने मनपसंद का ज़िला आपको मिल सके। जल्दी से जल्दी आवेदन कीजिए ताकि आपको मनचाहा परीक्षा केंद्र मिले, क्योंकि कुछ केंद्रों पर सीट लिमिटेड होती हैं। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो सबसे पहले जो आपको इंटरव्यू होगा तो आपको पता ही है कि उनकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको लेके जानी पड़ेगी। तो ओरिजिनल कॉपी लेके रख लीजिएगा। अगर सभी दस्तावेज हिंदी और इंग्लिश में नहीं है तो इनका ट्रांसलेशन ज़रूर करवा लीजिएगा। जो इंटरव्यू में जो आपका योग्यता स्कोर होगा वो जनरल के लिए और EWS के लिए 50 मार्क्स का होगा, OBC के लिए 45 मार्क्स का और SC ST के लिए 40 मार्क्स आपको लाने होंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी UPSC EPFO भर्ती 2025 की। एक प्रेस्टीजियस, परमानेंट और पैन इंडिया जॉब है। अगर आप सिविल सर्विसेज या SSC या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है अपनी तैयारी को एक लेवल और ऊपर ले जाने का। अगर आप UPSC के पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स को हल करेंगे तो आपको CTR में एक एज मिलेगी, CRT में एक एज मिलेगा। जो आपका कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसको आपको एक नया लेवल मिलेगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आते हैं।
तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, ई और ए का या फिर APFC का कौन सा फॉर्म आप भर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही जो ज़रूरी और ख़ास वीडियोज़ हैं मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, ज़रूरी अपडेट्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।